स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और 2023 की महाभारत से पहले एक बड़ी खबर की करेंगे बात। दुर्ग से बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको। सीबीआई ने कारोबारी सुरेश कोठारी को गिरफ्तार कर लिया है। कारोबारी सिद्धार्थ कोठारी को भी गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग के स्पेशल कोर्ट में इन लोगों को पेश किया गया और इसके बाद सीबीआई को ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। सीजीएम संतोष ठाकुर ने 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड सौंपी है सीबीआई को। सीबीआई पिता पुत्र को लेकर अब पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया। कारोबारी हैं ये सुरेश कोठारी और सिद्धार्थ कोठारी, पिता पुत्र हैं और इनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया और दुर्ग के स्पेशल कोर्ट में इनको पेश भी किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मांगी गई थी सीबीआई ने। और सीबीआई को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड सीजीएम संतोष ठाकुर ने दी है और सीबीआई अब पिता पुत्र को लेकर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दुर्ग से बता रहे हैं। 3/3/2023 को इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की और 3/3/23 को किन सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुआ? धारा 420 धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाना, 54 करोड़ रुपए के शेयर का हेराफेरी, आपराधिक षड्यंत्र। 3 लोग शामिल हैं, सिद्धार्थ कोठारी, सुरेश कोठारी और उनका सीए श्रीपाल कोठारी। तो मुख्य धारा लगी है 420, 467, 406, 120B और 468। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रार्थी का सीबीआई ने बयान लिया, अन्य दस्तावेज संकलित किए और साक्ष्य एकत्रित करने के बाद आज सुबह उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई करके गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। नहीं, जानकारी में नहीं, प्रथम सूचना रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था। पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट थी 2/1/2021, ऑनलाइन है, आप भी ले सकते हैं उसकी कॉपी। 2/1/2021 का एफआईआर ये था कि प्रकाश जायसवाल के नाम पर जो 40,000 शेयर हैं जिनकी कीमत होती है 54 करोड़ रुपए, उन शेयरों को प्रकाश जायसवाल के द्वारा बेचा नहीं गया, फर्जी तरीके से इन लोगों ने अपने नाम पर ट्रांसफर किया। किसने? मुख्य अभियुक्त है जो कौन? सुरेश कोठारी। ये उनका मुख्य आरोप है कि जिन शेयरों को मैंने विक्रय ही नहीं किया 54 करोड़ के, वो शेयर इसके नाम पर कैसे आ गए। तो सुरेश कोठारी और सिद्धार्थ कोठारी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया। इसमें पीए पर भी, जैसे कि हमने सुना भी, पीए पर भी इस पूरे मामले में आरोप लगा है कि कूट रचना के जरिए जो शेयर हैं वो 50 करोड़ से ज्यादा के शेयर जो है वो अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिए गए। और ये 3/3/2023 को ये पूरा मामला सामने आया था। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं पूरे मामले को लेकर कि अब आगे क्या और इसके पहले कब से ये पूरा मामला चल रहा था। मिथिलेश, क्या जानकारी है? देखिए, अभी तक जो मालूम चला है कि ये पूरा मामला जो है पश्चिम बंगाल का है, जहां पर प्रकाश जायसवाल नामक व्यक्ति ने अपने साथ में धोखाधड़ी की शिकायत करवाई थी और उस शिकायत में कहा गया था कि उनके जो शेयर है ये सुरेश कोठारी और उसके भाई और उनके बेटे ने तीनों ने मिलकर जो कूटरचित दस्तावेज बनाया और उसके बाद में उनके शेयर को अपने नाम पर ले लिया। पहले उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज करवाई थी, जब वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो इस पूरे मामले में जो है उन्होंने हाईकोर्ट की शरण दी थी और उस हाईकोर्ट की शरण के बाद में इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया था। इस पूरे मामले में 467, 468 की धारा लगाई गई थी। कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उन्होंने शेयर अपने नाम किए थे। इसके बाद में आज सुबह ही टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद में उनके साथ पूछताछ की गई और उसके बाद में आज इनको कोर्ट में पेश किया गया है और उसके बाद में 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड लेते हुए जो टीम है पश्चिम बंगाल के लिए कलकत्ता के लिए रवाना हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। सीधी जिले के धौनी विधानसभा के टिकरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में बिकने वाले नेताओं को टिकट नहीं देगी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी चीफ को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो 1993 में इलेक्ट हुए थे तो पीसीसी चीफ का पद छोड़ दिया था। कमलनाथ को भी सीएम बनने के बाद पीसीसी चीफ का पद छोड़ देना चाहिए। ठोक बजाकर पूरी तरीके से निष्ठावान लोगों को ही टिकट देने का हमारा लक्ष्य है और किसी हालत में वो नहीं होने दिया जाएगा जो हुआ है। हमेशा हम लोगों ने इस बात की कोशिश की है पीसीसी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर अलग अलग हों। मैं खुद 94 में इलेक्ट हुआ था, 93 में इलेक्ट हुआ था, मेरे पास दोनों पद थे, फिर मैंने छोड़ दिया था उसके बाद। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह ने कहा कि 93 में जब वो इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने पद छोड़ दिया था, कमलनाथ को भी छोड़ देना चाहिए था। अब
इस बात की जरूरत दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता को क्यों आन पड़ी कि वो ये कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो ये कहती है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों अपनी अपनी पार्टी चलाते हैं और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं दबाने के या उनकी खिंचाई करने की कोशिश करते रहते हैं। का यही आरोप लगातार बीजेपी भी लगाती रहती है कि जब जब कमलनाथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दिग्विजय सिंह उनके टांग खींचने का काम करते हैं। और जिस पद को लेकर आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत होती रहती है, क्योंकि जिस तरीके से जो कमलनाथ है पहले पीसीसी चीफ रहते हुए नेता प्रतिपक्ष भी लंबे समय तक रहे, इसको लेकर भी बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती थी कि एक ही व्यक्ति सारे पद संभाल रहा है। और उसको लेकर अब अपने ही घर के लोग अगर आपको ताने देने लगे या नसीहत देने लगे, जिस तरीके से वो खुद बता रहे कि 1993 में जब वह विधायक बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, और कहीं ना कहीं वो पीसीसी चीफ कमलनाथ को यह सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि वो सरकार में आते हैं तो उनको पीसीसी चीफ का जो पद है वो छोड़ देना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो कोऑर्डिनेशन है या जो सीएम को चेहरे को लेकर जिस तरीके से पहले भी लगातार बात होती रही कि आखिर कौन कांग्रेस में सीएम का पद का जो चेहरा है वो कौन होगा, उसको लेकर भी तब तमाम बार सवाल खड़े होते थे। तो कुछ अपने ही लोगों ने कहीं ना कहीं कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ाई थी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो ये फैसला जो है वो आला कमान को करना चाहिए, जबकि कई ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि जिनके चेहरे पर पीसीसी चीफ के तौर पर कमलनाथ का चेहरा अभी आ गया और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले समय में वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे। लेकिन अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव हैं और उस चुनाव के ठीक पहले दिग्विजय सिंह का ये बयान कि उनको पद छोड़ देना चाहिए था, आगे ये पद छोड़ देना चाहिए, तो ये इस तरह के जो बयान है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं कि दिग्विजय सिंह और जो कमलनाथ हैं वो एक दूसरे के कहने को एक पार्टी में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो काम करने का स्टाइल है या ये कहें कि जो अंदरूनी कला है वो दोनों के बीच में रहता है। भले एक दूसरे को साथ होने का दावा करते हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो एक साथ नजर नहीं आते। और इस तरह के जो बयान जब आते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों को लेकर भी हमलावर होती है और इन्हीं बयानों को कोट करते हुए आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी की भी बात करती नजर आती है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आने ही वाली है। आप हमारे साथ शैलेंद्र बने रहिए, आपसे आगे भी खबर पर बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सिवनी पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की बात करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर से बालाघाट सिवनी के बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन का खुलकर विरोध किया है। गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि अगर आगामी चुनाव में स्थिति निर्मित हुई तो सांसद ढाल सिंह के नाम पर वो सहमति नहीं देंगे। यही नहीं, पार्टी के द्वारा टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे पार्टी टिकट दे देगी। 5 साल पहले डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को सांसद प्रत्याशी के रूप में सम्मति दी थी, प्रस्तावना किया था, टिकट दिलाया था, चुनाव जिताया था। जैसा काम किया वो ऐसा निर्णय हो। हमारे तरफ से उनका कोई प्रस्ताव नहीं है और पार्टी देती है तो फिर सहयोग इसे कैसे देगी पार्टी? मतलब आप मानते कि उनको पार्टी टिकट नहीं? 5 साल के लिए चुनाव पर टिकट दी गई थी, उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर नेता विचार करेगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। इस क्रम में आज बीजेपी दफ्तर में भोपाल जिला कोर ग्रुप की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की अगुवाई में यह बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया गया। खासकर कमजोर सीटों के लिए बीजेपी ने चर्चा की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मौजूद रही। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, भोपाल जिला कोर ग्रुप की बैठक की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि भोपाल को लेकर, भोपाल में जितनी सीटें आती हैं उनको लेकर मंथन किया गया। क्या कुछ कमियां इसमें सामने आई पार्टी के सामने, जिनको दूर करने के लिए तैयारी कर रही है पार्टी?
देखिए, बिल्कुल इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी का सबसे अधिक फोकस यदि है तो कहीं वो है वो 2018 के चुनाव में हारी हुई सीट है। यानी जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, आखिर उनको लेकर लगातार चिंतन और मंथन का दौर जारी है कि आखिर ऐसी क्या कमियां रह गई थी कि जिसके चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और इस बार जिस तरीके से जो बूथ विस्तारक अभियान चलाया गया या दूसरे जो अभियान लगातार बूथ लेवल पर चलाए जा रहे हैं, उसके माध्यम से अब पार्टी को इन इलाकों में मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रदेश स्तरीय बैठकें भी हुई और अब जिला स्तरीय बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। आज जो सुबह जो भोपाल जिले की जो कोर कमेटी की बैठक है वो आयोजित की गई थी, जिसमें सांसद प्रज्ञा सिंह, इसके अलावा मंत्री विश्वास सारंग हो या फिर जो विधायक रामेश्वर शर्मा, तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए थे और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ गहन चिंतन मंथन हुआ। और अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी भोपाल के जो प्रभारी, जो संगठन के प्रभारी हैं, उन लोगों के साथ मोर्चे के अध्यक्ष हैं या फिर जो दूसरे मंडल हैं, उन सबके अध्यक्षों के साथ भी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष लगातार बात कर रहे हैं। वो जो सुबह की कोर कमेटी में जो बैठक में जो बातचीत हुई है उसको जमीन स्तर पर किस तरीके से लेकर जाना है, इस सब की जानकारी जो है वो मंडल अध्यक्षों को दी जा रही है। और जिस तरीके से 51% वोट शेयर की बात जब बीजेपी करती है तो वो जरूरी हो जाता है कि हर बूथ पर बीजेपी को जीत मिले और इस दिशा में लगातार पार्टी काम कर रही है। तो वो सारी जानकारियां आखिर किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, सरकार की योजनाओं को किस तरीके से लेकर जाना है और जो कमियां जनता की तरफ से फीडबैक जो मिले हैं उस पर किस तरीके से काम करना है, इससे तमाम जो रणनीति है वो इन बैठकों के माध्यम से तैयार की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो तमाम तरीके की रणनीतियां, पहले भी एक बैठक हुई और उसके बाद फिर एक बार फिर से अभी जो मोर्चा अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं जो हैं, उनकी बैठक चल रही है क्योंकि वो टारगेट जो है वो 51% वोट शेयर हासिल करना है। और इसको लेकर आज सुबह जो मंथन हुआ उसके बाद जो उसमें खामियां, कमियां या तैयारियों की जो जरूरत है उसको कैसे जमीन पर पहुंचाया जाए, इसके लिए पार्टी ने एक और बैठक की। अभी वो बैठक चल भी रही है, इसकी जानकारी शैलेंद्र देते। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतर आए हैं। सिंधिया ने ग्वालियर शहर और ग्रामीण के सभी 30 मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक में उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने जो भी विकास के काम किए हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। जो विकास कार्य केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने साथ में मिलकर मध्य प्रदेश को अव्वल श्रेणी में लाने के लिए किया है, उसकी सूचना जन जन तक पहुंचाने की और जन जन की जो विषय है हमारे सरकार में, हमारे पार्टी के अंदर पहुंचाने का कार्य हमारे मंडल अध्यक्ष करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे मंडल अध्यक्ष हमारी पार्टी के, आज उनके साथ मिलकर एक भावनात्मक वातावरण में भी हम लोग ने बात किया और पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण लक्ष्य के साथ हम लोग एक साथ कार्यकर्ता के रूप में हम लोग पार्टी के लिए लड़ने वाले हैं। एमपी में चुनावी साल में बयानों की बौछार हो रही है और इस बार कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस में 4 तपस्वी हैं। सोनिया गांधी त्याग तपस्या की मूर्ति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए तपस्या की। एमपी में कमलनाथ भी 3 सालों से तपस्या कर रहे हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा कर दिग्विजय सिंह ने तपस्या की थी। वहीं जयवर्धन सिंह के इस बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा और कहा कि तपस्या करने वाले साधु समाज और गुणी लोग होते हैं। समाज से लूट कर, सत्ता छीन कर, लोगों को दफन कर अलगाववाद पैदा करने वाले तपस्वी नहीं होते। जयवर्धन जी, तपस्या करने वाले साधु समाज, मुनि परंपरा में आने वाले लोग, समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले लोग, वो तपस्वी हैं। समाज से लूटकर, सत्ता छीनकर, लोगों को दफन करके, लोगों का जीना हराम करके, चौतरफा देश में अलगाववाद, आतंकवाद को पनपा देना, संस्कृति और सभ्यता पर घात कराना, ये तपस्वी नहीं होते हैं। ये तपस्वियों की तपस्या भंग करने वाले और उनके यज्ञों को तोड़ने वाले राक्षसी प्रवृत्ति होते हैं। मुझे लगता है कि आपने प्रवृत्ति चेंज करते में थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी। कांग्रेस पार्टी तपस्वियों का धर्म स्थल है और जो पार्टी कांग्रेस के तपस्वियों पर उंगली उठा रही है उनकी सोच आतंकवादी है।
मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, लोगों को लुभाने के लिए पार्टियां हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। नेता जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। रतलाम में भी एक ऐसा ही आयोजन देखने को मिला, जहां पर युवाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने खेल के एक बड़े सितारे को मैदान पर उतार दिया, ताकि विधानसभा चुनाव के मैच में वोटों की झड़ी लग पाए। खेल का मैदान सजा है, बड़ी बड़ी एलईडी लाइट से मैदान में दिन जैसी रोशनी है। आपको किसी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का एहसास हो रहा होगा, लेकिन ये सब हो रहा है रतलाम में। जी हाँ, सही सुना आपने, रतलाम में बीजेपी विधायक ने यह आयोजन कराया है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आकर्षित किया जा सके। आंकड़ों के लिहाज से वैसे तो रतलाम शहर की विधानसभा सीट बीजेपी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। यहाँ बीजेपी की लीड 40 से 50 हजार तक की है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण और 20 साल के शासनकाल के बाद भाजपा इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि युवाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने शहर में क्रिकेट महोत्सव का आयोजन करवाया है, जिसमें 200 से ज्यादा टीमें उतारकर भाजपा ने सीधे सीधे 3000 खिलाड़ियों और उनके परिवार के करीब 10,000 वोटों पर निशाना साधा है। मशहूर क्रिकेटर अजय जडेजा को भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बुलवाया। यानी बीजेपी का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि क्रिकेट की पिच पर रनों और विधानसभा चुनाव में वोटों की झड़ी जरूर लगनी चाहिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही खेल से युवाओं को जोड़ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम से युवाओं को जोड़ना, और माननीय विधायक जी कई कार्यक्रम चेतना खेल मेले के माध्यम से ग्राउंड पे खिलाड़ियों को लाने का काम करते हैं। और पिछले 25 वर्षों से खेल, लेकिन ये इस बार जो विधायक क्रिकेट महोत्सव किया है, इसको भव्यता दी गई है। और डायरेक्ट 3000 टीमों को लेकर 3000 खिलाड़ी एक साथ इससे जुड़े। 206 टीमों का ये टूर्नामेंट था, और जिसके अंतर्गत नाइट में खिलाए, और 3000 लोगों से की टीम से हमारा संपर्क हुआ। रतलाम की राजनीति में क्रिकेट पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है, और ऐसे आयोजन कांग्रेस गांव-गांव तक करवाती रही है। निश्चित तौर पे इस प्रकार के आयोजनों का राजनीतिक रूप से कोई असर होता है ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन रहा सवाल क्रिकेट प्रतियोगिताओं और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन की, तो कांग्रेस तो वर्षों से इस प्रकार के हम आयोजन करते आ रहे हैं। गांव और ब्लॉक और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो आसपास विधायक क्षेत्र है, वो लोग भी इस प्रकार की ट्रॉफी आयोजित करते हैं। शहरी क्षेत्र में भी हम जो है ब्लॉक स्तर पर कई बार इस प्रकार के आयोजन लगातार करते रहते हैं, और अभी आगे भी हम लोगों का इस प्रकार का आयोजन करने की प्लानिंग है। बहरहाल, क्रिकेट के बाद अब बीजेपी स्वामी चिन्मयानंद जी और फिर प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी की कथा भी करवाने जा रही है। यानी चुनावी साल में बीजेपी जनता से जुड़ा कोई भी आयोजन करवाने में पीछे नहीं रहेगी, ताकि विधानसभा चुनाव की राह आसान हो सके। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। बिलासपुर के बेलतरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दिया। बीजेपी नेताओं के बयान के बाद मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि एक नंदकुमार स्वाय आ गए हैं तो भाजपा में कितनी बौखलाहट है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि अब प्रदेश में भूपेश बघेल का जादू खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस सरकार को लेकर गुस्सा है। नंदकुमार साय जी आ गए, इतनी बौखलाहट दिखाई दे रही है ना, और हमने कभी प्रयास किया नहीं, स्वाभाविक रूप से आ गए तो हमने उसको ज्वाइन किया। सवाल इस बात का है कि इतने वरिष्ठ आदिवासी नेता का वो सम्मान का ध्यान क्यों नहीं रख पाए। एक चीज बताइए जी, अरुण साव जी के बुद्धि पे तरस आता है। सीमेंट का रेट कौन तय करता है? डीजल पेट्रोल की डीजल कीमत कौन तय करता है? सेस किसने लगाया? सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी किसकी है? तो इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश न करें, सबसे पहली बात ये है। और रेत खदानों का ऑक्शन हुआ है, ऑक्शन होने के बाद ट्रांसपोर्टिंग भी लगता है और उसकी रॉयल्टी भी लगती है, और उसके बाद जहाँ तक अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पंचायतें कर रही है। तो जबरदस्ती को बदनाम करने की कोशिश न करें। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रेत घर पहुँचा फोकट में देते थे क्या? तो इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, जादू तो भूपेश बघेल जी का खत्म हुआ है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के जनता में राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर आक्रोश है।
हर वर्ग को ठगने का काम किया है, गरीब जनता को भ्रष्टाचार करके लूटने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसलिए जादू तो भूपेश बघेल जी का उतरा है। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, देश के आम जनता के दिलों में राज करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसी के साथ 2023 की महाभारत में इतना ही। नमस्कार।